अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं हाफिज मोहम्मद अवैस और मैं हूं सबा शेख। तो दिन का आज हफ्ते का पहला दिन है और बिल्कुल। सबा मैं छुट्टी पर था, लेकिन उन छुट्टियों के दिनों में आपको पता है कि कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें हुई। हाँ, खास तौर पर बिल्कुल। इस वीकेंड पे कल बहुत बड़े-बड़े एक इंसिडेंट बहुत हुए हैं। बड़ी खबर रही, वो कश्मीर के हवाले से थी, जहां पर 17 कश्मीरी जवानों को भारतीय फोर्सेस ने निहत्ते जवानों को शहीद कर दिया और फेक स्टेज एनकाउंटर के अंदर उन्हें मारा गया है। और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आपको पता है कश्मीर के मजम्मती एहतजाजी धरने भी दिए गए और 2 रोज़ा हड़ताल का उन्होंने ऐलान भी किया है। ये मुझे बिल्कुल मुनासिब नहीं लग रहा कि आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस अफसोसनाक खबर से कर रहे हैं, लेकिन ये खबर इतनी बड़ी है क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और शहरग के अंदर अगर 17 जवानों को शहीद कर दिया जाए जो हुर्रियत पसंद हैं, जो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, उन्हें अगर बेदर्दी से शहीद कर दिया जाए तो हम खुशी तो नहीं मना सकते। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी खबर है। और अगर भारत के हवाले से बात की जाए तो भारत की हठधर्मी बिल्कुल बरकरार है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था मोदी के हवाले से कि जो उनकी गवर्नमेंट है, अब उनकी गवर्नमेंट का जो स्टांस है वो मजीद सख्त से सख्त होता चला जाएगा, क्योंकि उनका जो टेन्योर है अब वो कंपाइलेशन की तरफ जा रहा है। तो वो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कश्मीरियों पर जुल्म ढाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वो पाकिस्तान के लिए अपनी पॉलिसी सख्त करें, ताकि आगे आने वाले सालों में भी उनकी जो मकबूलियत और शोहरत है, जो कि उन्होंने एंटी पाकिस्तान कैंपेन चलाकर हासिल की है, वो बरकरार रहे। बहरहाल इसकी मजम्मत हम करते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं और डेफिनेटली खारजी सतह पर भी पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ कल के हवाले से। बिल्कुल, अब कल बात क्या करते था? हैं हम मैच के हवाले से। डेफिनेटली कल का जो मैच था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच था और मैं इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हमारी टीम जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा खेलेगी। और हमारी टीम में हुसैन तलत ने तो वाकई में कमाल दिखा दिया है। क्यों वेस? बिल्कुल, उन्होंने जबरदस्त इनिंग खेली, साथ में हाँ। एक विकेट भी ली है और पहले ही मैच के अंदर यानी डेब्यू मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। ये बड़े एजाज की बात बड़े है। एजाज की बात है, इस्लामाबाद बिल्कुल। यूनाइटेड से उनका ताल्लुक था, जो कि इस बार विनर भी रहे हैं हुसैन अच्छा, तलत। और उनके बारे में कहा भी जा रहा था बार बार, जो है वो जितने भी तज्जियाकार थे गेम्स के हवाले से ये भी कह रहे थे, क्रिकेट के हवाले से, कि हुसैन तलत क्लिक करेंगे और हुसैन तलत जो है वो आगे टीम में जब शामिल होंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे जो कि देखने वाले दंग रह जाएंगे। बहरहाल उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ओवरऑल इस्पाक नजर आता है। बिल्कुल, आसिफ अली ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया, हालांकि पीएसएल के अंदर वो बहुत जबरदस्त खेलता रहा लड़का, लेकिन कल वो 2 ही गेंदें खेल पाया और एक गलत शॉट खेलते हुए मेरे ख्याल में कामरान अकमल दुआ कर रहे होंगे कि आसिफ अली को खास कमाल ना दिखा पाए क्योंकि डेफिनेटली कामरान अकमल के हवाले से अगर बात की जाए तो वो कैच कामरान अकमल की जिंदगी का वो वाहिद कैच है जिसने उन्होंने सोशल मीडिया पे हीरो से विलन बना दिया है। और अगर हम कल के मैच के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मजमा था, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे और सिक्योरिटी के बिल्कुल वैसे ही कड़े इंतजाम किए गए थे। लेकिन लास्ट जो PSL हुआ था उसमें ये देखा गया कि 12 बजे से शायकीन क्रिकेट जो थे वो शटल के थ्रू जा रहे थे, लेकिन इस दफ़ा टाइम चेंज किया गया था। इस दफ़ा 3 बजे टाइम रखा गया था ताकि गर्मी की वजह से जो है वो लोगों को परेशानी ज़्यादा ना हो और 3 बजे से वो अपनी एंट्री देना शुरू करें। तो ज़बरदस्त मैच है और अब देखना ये है कि बस आई होप सो कि पाकिस्तान जो है वो ये तो क्लीन स्वीप ही कर जाए और ये भी हो कि पाकिस्तान जो है वो जीते। और वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो वैसे बहुत सारे लोग ऐसी भी बात कर रहे हैं कि जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उसमें जो प्लेयर्स हैं वो वैसे तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर्स हैं, लेकिन उनके जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, मेन प्लेयर्स हैं, वो इस दफ़ा स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन कामरान अकमल की बात आपने की और खास तौर पर हमारे जो कप्तान हैं, उसके बाद हमारे जो कोच हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर यह ज़रूर कहा है कि अगर उनके मेन प्लेयर नहीं आए हैं लेकिन उनके जो इस वक्त खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं वो इंतहाई खतरनाक बल्लेबाज हैं और उन्हें किसी भी सूरत हम हल्का नहीं ले सकते। नजम सेठी ने भी कल इस बात का इजहार किया और उन्होंने ये कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्लीन स्वीप करें, लेकिन उसका ये मतलब कतई नहीं है कि जो हमारी मेहमान टीम आई है वो कमजोर है किसी भी तरह। बिल्कुल, मेहमान टीम बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और हमारी जो स्ट्रैटेजी है और जो हमारी गेम के ऊपर, मैच के ऊपर जो ग्रिप है वो इसी तरीके से बरकरार रखनी है। अच्छा, इस वीकेंड के हवाले से अगर बात की जाए ना तो एक्टिविटीज इस वीकेंड पे बड़ी सारी हुई है। अगर हम ख्वाबों के हवाले से बात करें, अगर हम एक्टिविटीज के हवाले से बात करें और अगर हम मूवीज के हवाले से बात करें तो इस वीकेंड पे जबरदस्त किस्म के जो है इवेंट्स हुए हैं और पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो भी कराची में हुआ है और उसके हवाले से, उसकी तफसीलात के हवाले से भी हम आपको बताएंगे। उसके अंदर बहुत रौनक लगी, उसके अंदर लोगों ने बहुत इंजॉय किया और पहली दफ़ा ये बड़ा ज़बरदस्त जो है स्टेप है जो कि पाकिस्तान ने लिया है, क्योंकि जो हमारी सिनेमेटिक हिस्ट्री है उसके बारे में लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तान के लिए अवेयरनेस के लिए, पाकिस्तान की तरक्की में और पाकिस्तान के इन फनकारों ने कहाँ कहाँ जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे अपने शो में आज। बिल्कुल, फिल्म के हवाले से बात होगी, क्रिकेट के हवाले से बात होगी, लेकिन अभी हम चलेंगे अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ।
MQM की एक और पतंग काट दी। रुकने कौमी असम्बली वसीम हुसैन पाक सरजमीन में दाखिल हो गए। मुत्तहदा में क़यादत के लिए झगड़े हो रहे हैं, दिल टूट गया। अनीस कायम खानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, एक्सप्रेस अखबार मेरे पास है और जैसा कि प्रोग्राम के इब्तदाइये में हमने कहा कि आज सबसे बड़ी खबर यही है तकरीबन हर अखबार की कि भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी, 17 कश्मीरी शहीद, इंसानी हुकूक चार्टर मजाक बन गया है, दुनिया नोटिस ले, पाकिस्तान का मुतालबा है। मकबूजा कश्मीर के इलाके शुपैयाँ इस्लामाबाद में काबिज़ फ़ौज के मुहासरे और तलाशी के दौरान नौजवानों को शहीद किया गया। मुजाहिरीन पर फायरिंग, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया और 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। मजीद आपको ये बताएं कि झड़पों में 3 भारतीय फौजी भी मारे गए हैं, पुलिस ने ऐसा दावा किया है। साथ ही साथ मकबूजा वारती में हड़ताल, इंटरनेट और रेल सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी इसकी शदीद मजम्मत की है। भारत की जो ये हठधर्मी है, जो हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी है और ये जो आज़ादी की तहरीक है, इसे सप्रेस करने के लिए भारत मुख्तलिफ ओछे हथकंडे हमेशा से इस्तेमाल करता आया है और इस आज़ादी की तहरीक को हमेशा से उसने दहशतगर्दी का रंग देने की कोशिश की है। कल भी जो ये फेक एनकाउंटर, स्टेज एनकाउंटर किए गए हैं, अखबारात का अगर मुताला किया जाए, आज़ाद राय अगर पढ़ी जाए, यही कहा जा रहा है कि इनमें से बेशतर नौजवानों को पहले से उठाया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से और फिर बाद में जाकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। और उसमें सबसे सबा तशवीशनाक बात यह है कि तकरीबन 7 या 8 के करीब उसमें जवान ऐसे हैं कश्मीरी जिनके सरों में गोलियां मारी गई हैं और ये तशवीशनाक बात है कि सबके सरों में कैसे गोली लग सकती है एक मुकाबले के दौरान। तो इससे ये तासुर बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रहा है कि ये स्टेज और फेक एनकाउंटर किया गया ताकि कश्मीर के अंदर जो आज़ादी की तहरीक चल रही है गर्दी का रंग देने की कोशिश की जाए। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, उन्होंने पुरजोर मुतालबा किया है अक़वाम मुत्तहदा से कि इस पूरी जारिहत का नोटिस लिया जाए और जो तहकीकाती कमीशन है, उनका जो मिशन होता है अक़वाम मुत्तहदा का फैक्ट फाइंडिंग मिशन, उसे भारत जाने की इजाज़त दी जाए और भारत पर जोर दिया है कि उसे भारत आने की इजाज़त दी जाए और भारत आने दें ताकि वो पूरे मामले का नोटिस लें और तहकीकात करें और जो असल हक़ाइक़ हैं पूरी दुनिया के सामने लेकर आएँ। असल हक़ाइक़ पूरी दुनिया के सामने लेकर आएँ, मेन लीड्स हैं तमाम अखबारात में, आज यही खबर है। और एक पिक्चर है जिसको देखकर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अफसोस हो रहा है। ये पिक्चर जो है इन खातून की पिक्चर है, ये देखें आप, ये कश्मीरी खातून है और किस तरीके से जो है ये खातून इस वक्त अपने सर पे हाथ रखकर जो है वो रो रही हैं, गम का इजहार कर रही हैं, गुस्से का इजहार कर रही हैं। वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि इस टाइम इस पिक्चर के ऊपर क्या कहा जाए। इंतहाई जहारियत का मुजाहरा किया जा रहा है भारत की जानिब से। लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियाँ की गई, भारत की जानिब से हमारे सिफारतकारों को तंग किया गया, हमारे एक्टर्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई। अगर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी हमारे पास सेलिब्रेशन चल रहे होते हैं, तो भारत की जानिब से हमेशा ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं कि पाकिस्तानियों की तवज्जो जो है वो बांटी जाए और पाकिस्तानियों को खुशी से उनकी खुशी को गम में बदला जाए। तो भारत की जो भी स्ट्रेटजी है शुरू से लेकर अब तक, जब से मोदी की हुकूमत आई है, उनका जो प्लान है, उनका जो गेम है वो यही है कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान पर इस तरह के हथकंडों से प्रेशर बढ़ाया जाए। लेकिन क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और कश्मीर में रहने वाला हर कश्मीरी, चाहे उसके ऊपर कितना भी जुल्म हो, चाहे हम अपनी जानें दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम भारत के अज़ाइम के आगे अपना सर नहीं झुका रहे हैं। और इसी हवाले से अक़वाम मुत्तहदा के प्लेटफॉर्म पर भी हम बात कर रहे हैं जाकर और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत का असल चेहरा क्या है। और यही वजह है कि मलिया लोधी भी कई दफ़ा अक़वाम मुत्तहदा के प्लेटफॉर्म को ये बता चुकी हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। अच्छा, अगर ओवरऑल मज़ीद ख़बरों की जानिब में बढ़ूँ तो एक तो कश्मीर की खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा अगर देखा जाए संडे के हवाले से हम बात करें तो संडे क्योंकि अब सियासतदानों के लिए एक जलसा डे बन चुका है। संडे वाले दिन हम देखते हैं कि तमाम सियासतदान जो हैं वो, ये बात मैं अक्सर कहती हूँ कि संडे वाले दिन जो है वो न्यूज़ में पहले ये होता था कि जी बहुत कम आपके पास खबरें होती थी, लेकिन अब संडे वाले दिन जो है आपके पास इतनी न्यूज़ होती है क्योंकि मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ जलसे कर रहे होते हैं और उन जलसों में एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी ने भी कल जलसा किया, साहब भी जलसा कर रहे थे और तनकीद का सिलसिला एक दूसरे की जानिब से जारी था। इन जलसों के हवाले से, इन तनकीद के सिलसिलों के हवाले से मज़ीद डिस्कशन करेंगे एडिटोरियल सेशन में, लेकिन अभी बढ़ते हैं हम हमारे मुख्तलिफ शहरों की जानिब और सबसे पहले हम रुख करेंगे वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम रज़ाक और उनसे जानते हैं कि आज शहर में कौन कौन से खास इवेंट्स होने जा रहे हैं। जी वसीम।
जी बिल्कुल इस्लामाबाद में सबसे पहले बात करेंगे हम एहतसाब अदालत की, जहां पर आज फिर इस्हाक डार के रेफरेंस से मतलब केस की समाअत होगी। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम सफदर और कैप्टन सफदर के जो रेफरेंसेस हैं उनके मतलब आज केस की समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इस्हाक डार के और जो दीगर जो शरीक मुलजमान हैं 3, उन पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी। आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी और जो है जज मोहम्मद बशीर एहतसाब अदालत के जो जज हैं वो इस केस की समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आज अहम केसेस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले जो अहम केस लगा हुआ है जिसकी फ़ौरन समाअत की गई थी, जिसकी वो एप्लीकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर हुई थी। से पाकिस्तानी ने शादी की और बच्चियां 3 जो उसकी बच्चियां थी उनको लेकर पाकिस्तान आ गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस दिन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई खसूसी बेंच तश्कील देकर उस केस की समाअत की और DPO गुजरांवाला को हुक्म दिया था तीनों बच्चियों को आज पीर के रोज़ उनको पेश किया जाए। और जो डॉक्टर वहाँ से बच्चियों को लेकर भाग आया था पाकिस्तान उस ठीक है, वसीम रज़ाक अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से, बेहद शुक्रिया। तो शहर इक़्तिदार की एक्टिविटीज़ के हवाले से जो है वो हमें वसीम रज़ाक बता रहे थे। तारिक खान लाहौर में हैं और तारिक खान से आप पूछेंगे ओवैस की क्या हाल चाल है, लाहौर में क्या एक्टिविटी। अस्सलाम वालेकुम तारिक, क्या हाल चाल है? आज लाहौर में क्या होने जा रहा है? वालेकुम अस्सलाम जी, और आपको भी और नाजरीन को भी आज टीवी और मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम। पहले हम बात करें थोड़ी सी मौसम की एक्टिविटीज़। तो सियासी आज कोई ऐसी नहीं है जो शेड्यूल्ड हो, हाँ। लेकिन कुछ मौसम जो है वो कुछ गर्म होता जा रहा है कुछ और कुछ तपिश जो है वो बढ़ती जा रही है। सूरज जैसे जैसे बाहर निकलता है अपनी आंखें दिखाता है तो और AC जो है वो चलने शुरू हो गए हैं, पंखे चल रहे हैं लाहौर शहर के ऑफिस में, घरों में। रात को कुछ मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है तो वहाँ पे सिर्फ पंखों से गुजारा हो जाता है। तो इसके अलावा अगर लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? कोई जी लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, हो रही है? जी हाँ, लोड शेडिंग जो है वो शहर के अंदर जो है वो प्रॉपर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन चंद औकात में कई इलाके जो हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ लोड शेडिंग ज़रूर है। लेकिन मुज़ाफ़ात के इलाकों में काफ़ी लोड शेडिंग थी। कल हम क्योंकि इमरान खान के साथ एक्टिविटीज़ में थे तो यहाँ पे जो और जहाँ से उन्होंने कल स्टार्ट किया है अपना दौरा वो युहानाबाद का इलाका था। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोगों का कहना था कि आज ईस्टर का दिन है, लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से यहाँ पे लाइट जो है वो लोड शेडिंग की गई है और लाइट मौजूद नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी है जहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन आबादी रहती है, तो उनका ये जो है एक बहुत बड़ा शिकायत उनकी थी जो उन्होंने हमें कहा कि ये हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लाहौर से आप हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर के अंदर होने वाले इवेंट्स के हवाले से हमें बता रहे थे। लोड शेडिंग सबा आपने कहा कि होने जा रही है, लाहौर में शायद इतनी लोड शेडिंग नहीं हो रही, लेकिन चले कहीं से तो कोई अच्छी खबर आई। हाँ। तो 16 घंटे तक लोड शेडिंग पहुंच चुकी है गर्मी के अंदर। अभी पूरी गर्मी आई नहीं है, जून जुलाई आने हैं और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो गर्मियों में क्या होगा सबा? गर्मियों में क्या होगा? गर्मियों में बस यही होगा कि हम सबको माइग्रेन होगा, नींद आ रही होगी और हम इसी तरह से फटीक के अंदर जो है वो काम कर रहे होंगे और फिर सोच रहे होंगे कि अब की बार जब 2018 में कोई नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो शायद वो लोड शेडिंग का खात्मा कर दें और पाकिस्तानियों का ये ख्वाब ही रह जाता है। लेकिन मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इस दफ़ा जो हमारी आवाम है वो बिल्कुल सही तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेगी और उन्हीं को वोट देगी जिनको उनको लगता है कि वो मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त है ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब अब एडिटोरियल में क्या कुछ है ये जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसे हैं आप? क्या है एडिटोरियल में आज? जी, सबा एक्सप्रेस का इदारती नोट है। इसराइल की फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, शोहदा की तादाद 17 हो गई, 17 से 20 तक कहा जा रहा है। ये यौमुल अर्ज़ मनाते हैं फ़लस्तीनी, 30 मार्च से 1976 से मनाया जा रहा है। 7 अशरे हो गए हैं इसराइल के जबर के जो उसने इनखला किया था और फ़लस्तीनियों के घरों पर काबिज़ हो गई थी फ़ौज। और वो दिन और आज का दिन है फ़लस्तीनी क़ुरबानी दे रहे हैं, इसराइली फ़ौजियों की बर्बरियत का निशाना बन रहे हैं। लेकिन आलम इस्लाम के साथ साथ जो दुनिया का भी जो है वो ज़मीर सोया हुआ है और इस हवाले से अभी आप देखें कि इतनी हलाकतें हो गई हैं। फ़लस्तीनियों ने तो 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान किया, बिल्कुल। और लेकिन जो हमारा कश्मीर है वहाँ पर भी आज़ाद कश्मीर भी मज़म्मती दिन मनाया गया है इसके हवाले से। लेकिन आलमी ज़मीर सोया हुआ है। अंतोनियो गुटेरेस का हमने बयान देख लिया, मज़म्मत करके खामोश हो गए।
इसराइल की जो अभी सलामती कौंसिल में करारदाद पेश करने की कोशिश की गई, कुवैत ने पेश करने की कोशिश की गई ताकि ये मजम्मत की जा सके, उसको भी अमेरिका ने रुकवा दिया और इसराइल ने कहा कि हमने गोलियां नहीं चलाई। इसराइल मुनहरिफ हो गया और वो इसकी तहकीकात की अभी हामी नहीं है कि इसका तहकीकात की सके। तो कहा जा रहा है इदारती नोट यही कह रहे हैं कि इतना उन्होंने तो ये दावा किया था कि हिज़्बुल मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ जो है ये हम देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर भी यही चीज़ हो रही है, 15 से 20 बंदे कश्मीर में मार दिए गए हैं। फ़लस्तीन का मामला हो, कश्मीर हो, या फिर आप दुनिया में और दीगर मसाइल उठाकर देख लें, मुसलमानों के ऊपर ही मुसीबत है, मुसलमान ही तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट ही क्रैकडाउन किया जाता है और दुनिया में तमाम तर जो अगर बातें की जाती हैं वो भी मुसलमानों के हवाले से की। अगर अमेरिका में कोई धमाका हो जाए, किसी कंट्री में कोई इशू हो जाए, तो सबसे पहले लोगों के जहन में ये आता है कि जी कोई मुसलमान ही होगा शायद जिसने धमाका किया होगा। तहकीकात तो बात की बात है, वो तो हम देखेंगे, लेकिन हो सकता है कोई मुस्लिम ही होगा। तो इतना ज़्यादा जुल्म, चाहे हम कश्मीर की बात करें, चाहे हम फ़लस्तीन के हवाले से बात करें, अब आलमी तौर पर तमाम इस्लामी ममालिक को उठ खड़े होना चाहिए और एटलीस्ट फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, उनके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना सबा कि मैं दोनों को मिला इसी वाक़त रहा हूँ कि कश्मीर को देखें या फ़लस्तीन को देख लें, एक साथ ही हुआ था। अगर बरतानिया को देख लें तो बरतानिया के ही इसकी बेस पर ये क्या कहता है, फ़लस्तीनों के साथ भी यही हुआ, कश्मीरियों के साथ भी यही हुआ। कश्मीरी भी आज भी अपनी हक़ खुद इरादियत की जंग लड़ रहे हैं और उनके हुकूक के बारे में अब कहा जाता है, हालांकि उनका ये डिमांड थी कि पाकिस्तान भी मजम्मत करे इसकी, पाकिस्तान में भी एक रोज़ा मजम्मती की या कम अज़ कम एक यौम सियाही मना ले उसके हवाले से। हमारे दफ्तर ख़ारजा ने इसकी मजम्मत की, वज़ीर आज़म ने मजम्मत की, लेकिन वो रिएक्शन जो होना चाहिए वो अब तक सामने नहीं आया है। पाकिस्तान को भी फ़लस्तीन का केस भी सामने लेके जाना चाहिए, कश्मीर का केस भी उसी तरीके से उभारना चाहिए ताकि इनके हुकूक के हवाले से जो है आवाज़ बुलंद की जाए, आगाही दी जा सके। देखिए एक छोटा सा वाक़या होता है और दुनिया जो है वो चीखने लगती है। एक दो अफराद अगर कहीं किसी यूरोपीय ममालिक में मर जाए तो पूरे हम ना सिर्फ वो बल्कि हम जो है हाईलाइट्स करते हैं, ब्रेकिंग चला रहे होते हैं, लेकिन 17 बंदे कहीं 15 बंदे कश्मीर और फ़लस्तीन के आप देख लें हालात ज़ार, तो यहाँ पर आज़ादी मांग रहे हैं, वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई नहीं है। लेकिन ना पैलेट गन का इस्तेमाल कश्मीर में हो रहा है, वहाँ डायरेक्ट गोलियां मारी जा रही हैं सरहद के ऊपर, आप खैमों पर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, निहत्ते कश्मीरियों पर। तो इसका कौन सुनेगा जब तक आप एक जो ममालिक हैं, खासकर इस्लामी ब्लॉक है या पाकिस्तान है, ये जब तक इस चीज़ को, इस केस को आगे लेके नहीं जाएंगे भारत के हवाले से अगर हम बात करें, जो आपने बात की बिल्कुल आई एग्री कि जी जिस तरीके से जो हशर कश्मीर में कर रहे हैं, अगर भारत की पॉलिसी के हवाले से बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से बात की जाए, तो अब आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे उनका टेन्योर आगे की तरफ जा रहा है, हम देख रहे हैं कि जारियत मजीद बढ़ते जा रही है, कशीदगी मजीद बढ़ते जा रही है। देखें ये बात सही है आपकी कि डोनाल्ड ट्रंप के अल-कुद्स वाक़े के बाद जो उन्होंने दारुल खिलाफे की बात की, दारुल हुकूमत की बात की थी, उसके बाद से तो फ़लस्तीन में इसराइल को एक खुली छूट मिल गई। इसराइल की जो हज़ियत का सामना था, जो उसकी जो एक था कि फ्रस्ट्रेशन जो थी, उसका इजहार तो उसने वहाँ पर कर दिया। मोदी के बाद आने के बाद आप देखें कि भारत जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करता रहता है। अभी हमने जिक्र भी किया था 948 वायलेशन सिर्फ 2018 में हुई थी। तो कश्मीर के हवाले से तो वो नहीं सुन रहे हैं, उनका मौका, वो अपना भारत जो है वो जुल्म भी कर रहा है और बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी उसने जो है मोमेंटम बनाया हुआ है, वो उसकी गुन गाती है। पाकिस्तान जो है वो बैक एंड पे ये खेल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने मौके पर, आप पानी का मसला देख लें, आप खारजा पॉलिसी देख लें, आप कश्मीर कॉज देख लें, हम हर लिहाज से जो है हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने मौक़िफ़ को भरपूर अंदाज में आगे पहुँचाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपके भरपूर खारजा पॉलिसी चाहिए, भरपूर खारजा पॉलिसी चाहिए। इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त आया अभी ब्रेक का, तो स्टे विद अस। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो वक्त पर जाने से पहले एडिटोरियल डिस्कस हो रहे थे, सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नफीस भाई, अगला एडिटोरियल आपके पास क्या है? जी अवैस, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये लिखा है उनके चेहरों पर, नवीद सहर रशीद जमाल साहब ने लिखा था आर्टिकल एक। मैं इसको डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि इंसाफ जो है वो पानी की तरह सस्ता और हवा की तरह आम होना चाहिए, और हमारे मुआशरे में जो सबसे नायाब चीज़ है वो इंसाफ ही है। और इस हवाले से उन्होंने काफ़ी आदत और शुमार भी दिए हैं कि ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में 38,000 से ज़ायद जो केसेस जो हैं वो ज़रिए इल्तवा हैं। अगर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का देख लें तो 16,000, लाहौर हाई कोर्ट देख लें तो 1 लाख से ज़ायद केसेस ज़रिए इल्तवा हैं। सिंध हाई कोर्ट 93,000, पेशावर हाई कोर्ट 29,000। इस तरह अगर ज़िले इंतज़ाम उसमें अदालतों में आप आ जाते हैं तो पंजाब में 11 लाख केसेस जो हैं वो ज़रिए इल्तवा हैं, सिंध में 99,000, KPK में 2 लाख, बलूचिस्तान में 3,000, 15 लाख से लाखों की तादाद में जो केसेस जो हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं।
और जो साइलिन हैं वो दर बदर भटकते रहते हैं और सबसे ज़्यादा इसका जो शिकार होते हैं वो गरीब होते हैं, मुतासिर गरीब होते हैं। तो इन्होंने इसी आर्टिकल में यही कहा है कि अदलिया जो है वो जो इंसाफ का तकाजा है और हमें जो निज़ाम जो है हमारा वो जुल्म पर तो कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है, तो आपके लिए अब ये इंसाफ के बगैर नहीं चलता, जुल्म पे चल जाएगा लेकिन इंसाफ के बगैर नहीं चल सकता। तो इंसाफ की प्रोविजन ऑफ जो जस्टिस है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो अदलिया की जिम्मेदारी है। अदलिया जदीद सतून है इसका और ये रहबर है हमारा ओवरसीयर है। तो अगर अदलिया जो है वो इस तरह के केसेस पेंडिंग में होंगे, इंतहाई बोझ है अदालतों में, हुकूमत को भी और इंतज़ामिया को भी और जितने भी इसके स्टेक होल्डर हैं उन्हें इस जानिब भी देखना चाहिए कि अदालतों में जो है वो इंसाफ की जो प्रोविजन है वो जल्द से जल्द हो सके, अदालतों में सस्ता इंसाफ मुहैया हो सके। हाँ, सस्ता इंसाफ मुहैया हो सके। इसी हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतवार को भी अब अदालतें लगा ली हैं और इतवार वाले दिन भी आप देखें कि कभी कभी जो है वो समातों का सिलसिला हो रहा होता है और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया था उन वकला का जो इतवार को आए और उन्होंने समातों का सिलसिला शुरू किया। अगर हम बात करें ओवरऑल हमारा निज़ाम, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, वो अगर आप देखें कि जी टॉप से लेके अगर आप नीचे तक आएँ और आप उन तमाम लोगों को देखें जो इंसाफ के लिए तड़प रहे होते हैं, कई कई पेशियाँ हो जाती हैं, उनके मसले हल नहीं होते, लोग गुजर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी फैसला नहीं आता, लोग जेलों से बाहर नहीं आ पाते कि वाकई में उसने जुर्म किया था या नहीं किया था। अगर हुकूमत की बात करें तो हुकूमत भी टारगेट कर रही है कि जी इंसाफ जो है वो सही से नहीं मिलता। तो फिर जब हुकूमत की जानिब से ऐसी बातें की जाएंगी तो आम आवाम तो फिर ऐसे ही फंसेगी। लगता है कि सब आपने भी पढ़ लिया आर्टिकल। हाँ। इसकी जिक्र बाकी में ये बात यही की जा रही है कि हुकूमत, वज़ीर आज़म ख़ुद भी, और अभी कहा जा रहा है, नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया है, मुझे मालूम है हमारे कैसा फ़ैसला आने वाला है, ख़ुद वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि हमें एतमाद नहीं है, हमें इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ये, और इमरान खान साहब ने भी इन्हीं इनके बयानात को लेकर बड़ी शदीद तनकीद की और कहा कि जब वो खुद अदालतों पर एतमाद नहीं करेंगे तो गरीब आदमी जो जेलों में रहने वाले हैं वो कैसे एतमाद करेंगे। ये बात सही है कि इस वक्त अदालतों पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की, ख़ासकर नून लीग की जानिब से उनके फैसलों पर। लेकिन जहाँ तक अदलिया का काम है, इस वक्त चीफ जस्टिस का काम है जो वो विज़िट कर रहे हैं, उस पर भी तनकीद की गई है। लेकिन उससे बहरहाल हमें एक मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं। आप देखें, अगर हम कराची के कचरे के उठाने के फैसले के हवाले से 1 हफ्ते का फैसला किया, तो उसके बाद अब खुद चीफ जस्टिस का कहना ये है कि जो है कुछ खुश आइन इक़दाम हो रहे हैं, कुछ सामने आ रही है, पेशरफ सामने आ रही है और हो सकता है कि ये बेहतर, क्योंकि देखें जब हुकूमत काम नहीं करेगी, जिसका काम है वो नहीं करेगी, तो अदलिया को तो फिर आना ही पड़ेगा। और हम इसमें जिक्र ये भी कर देंगे, देखें अभी बीच में कई ऐसे इक़दाम है जो चीफ जस्टिस ने किए हैं, लेकिन चीफ जस्टिस अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, चीफ जस्टिस दीगर जगहों भी जा रहे हैं। चीफ जस्टिस को लोअर कोर्ट्स के भी दौरे करने चाहिए। वहाँ पर सभा इस तरह बुरा हाल है कि आपको किसी एक पेशी के भुगतने के लिए मैं उसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कि एक पेशी के जाने के लिए माँ अपने बच्चे से मिलने के लिए उसे किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, और हर मकाम पर, हर स्टेप पर, हर कॉर्नर पर रिश्वत सतानी, रिश्वत की एक बाजार गर्म है। तो जब अगर चीफ जस्टिस ने वहाँ के दौरे किए तो उम्मीद है कि इसमें इस्लाहात खुद ब खुद आ जाएंगे, खुद ब खुद रिफॉर्म्स आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब हमारे साथ एडिटोरियल पर बात करने के लिए मौजूद हैं, और इसी हवाले से जो है मज़ीद भी हम डिस्कशन करेंगे। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं इदारियों के हवाले से, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि चीज़ें रिफॉर्म्ड होंगी, चीज़ों में जो है वो तमाम तर बेहतरी आएगी ओवैस, तो आई होप कि वाकई में वो दिन करीब आएगा कि जब इंसाफ जो है वो मिलने लगेगा। यकीनन वो दिन ज़रूर करीब आएगा। यहाँ पर एक इंस्टेंट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। व्हाट अ विक्ट्री, ज़बरदस्त विक्ट्री है और तारीखी विक्ट्री है, और इसी पर बात करने के लिए हमें फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट ने ज्वाइन किया है। महमूद हामिद साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की है, कल पहला मैच था, क्या एक्सपेक्टेशंस थी, इस तरह होगा? एक्सपेक्टेशन तो थी क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है पाकिस्तान की, सब नंबर 1 है T20 के अंदर, और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है अभी यंगस्टर्स के ऊपर उन्होंने जितनी भी इंडक्शन की है, भी अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को वो लेकर आए हैं और एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन मतलब ज़बरदस्त। और ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की जो अगर आप देखें, स्टार्टिंग विद फ़खर जमान, दे बैटेड ब्रिलियंट, उसने एक आपको अच्छा स्टार्ट दिया। फिर हुसैन तलत जो उनका ड्रीम डेब्यू जिसे कहना चाहिए, ये एक प्लेयर के लिए एक जिसे कहना चाहिए ख्वाब ही होता है कि मेरा इतना अच्छा डेब्यू हो कि पहले ही मैच के अंदर इंटरनेशनल, और इसका सारा क्रेडिट मैं डेफिनेटली PSL को ज़रूर दूंगा। हाँ। क्योंकि लड़कों को वही चीज़ वही प्रेशर कोप करना आ गया कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्राउड नंबर 1,
कैमरा, यही चीजें होती हैं। बाकी क्रिकेट तो वही है बिल्कुल। जो हम डोमेस्टिक अब में खेल रहे एग्जांपल्स होते दी हैं। जाएंगी कि अगर कोई Definitely. खेले तो हुसैन तलत की तरह खेले और आकर अपने आप को इस तरह से प्रूव करे, क्योंकि अब हुसैन तलत ने जो है वो एग्जांपल सेट कर दी है। डेफिनेटली, और जो कॉन्फिडेंस नजर आया हाँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले जब होता था, क्योंकि आप एकदम डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल में जाते तो यही डिफरेंस होता, आपको पता ही नहीं चल रहा होता, क्योंकि क्राउड का प्रेशर जो है वो ही कोप करना है आपको, बाकी चीजें तो सिमिलर ही होती हैं। तो क्योंकि इतना आवाजें होती हैं, शोर हो रहा होता सर है होम ग्राउंड पे खेलने का भी तो कोई बेनिफिट होता है ना, जाहिर सी बात है एडवांटेज आपको होता है पता है। डेफिनेटली, क्योंकि आपको सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। Exactly, आपको आवाजें पता आ होता है रही आपका होती हैं। अपना मुल्क है, आपका बिल्कुल, अपना शहर नेगेटिव है। चीजें नहीं आ रही थी। इवन फील्डिंग के अंदर भी अगर आप बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे हैं तो आपको फिर आवाजें भी आपको बैकअप करने के वाली आवाजें लेकिन आ रही नवीन आवाज़ें आ रही साहब, होती ये जितने हमारे प्लेयर थे और जो परफॉर्म किया, इनमें से बेशतर खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने शायद पाकिस्तान के अंदर खेला ही नहीं है अभी तक, क्योंकि 9 साल बाद तो कराची में मैच हुआ है और इससे आपको पता है पहले कितने सालों से क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हुई है। तो पीएसएल के अंदर जो 2-3 मैचेस यहाँ पर हुए हैं, क्राउड बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने देखना था, इवेंट कामयाब होना था, उसका शायद उनको एडवांटेज मिला होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्राउड का ही तो एक था कि फाइनल के अंदर जिस तरह का क्राउड था और जो पैशन था लोगों का, और उस पैशन से प्रेशर जो है और डेवलप हो रहा था प्लेयर्स के ऊपर जी। कि लोगों की इतनी इन्वॉल्वमेंट ऑल द टाइम, मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर आपको ऑल द टाइम बस किया जा रहा था। buzz बिल्कुल, create तो हुआ। वो प्रेशर अंदर से आ रहा होता है प्लेयर के अंदर और उसको कोप करना, फिर इसी तरह सही। प्लेयर बनता है। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हुई है पीएसएल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि वहाँ से वो परफॉर्म करके जब आए तो उनको वही माहौल मिला, वही तो वो माहौल इजीली मिला। मैनेज कर गए। और आसिफ की थोड़ी बैड लक रही कि उनका जो डेब्यू जी, था बिल्कुल। वो शॉट perform गलत नहीं खेल कर गए रहा। वो। लेकिन होता यही है कि जाहिर सी 20 ओवर की क्रिकेट है, उसके अंदर टाइम कम होता है आपके पास। जब उसकी बैटिंग आई तो ओवर कम थे, तो अटैक ही करना था उसने, तो उसने हुसैन तलत के पास एक अच्छा चांस था कि कैप्टन ने उसको जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस दिया, नंबर 3 पे सरफराज बैटिंग का- कराई। हाँ, सरफराज वरना ने टच दिया। एज ए ऑलराउंडर अगर आप खेलते हैं 3 नंबर बैटिंग पाकिस्तान टीम में बहुत मुश्किल मुश्किल हो हो जाती जाती है। है। बड़ा और crucial T20 नंबर के है। अंदर तो उसका लिए बहुत लकी हाँ। कि कैप्टन सपोर्ट कर रहा था, इवन कोच सपोर्ट कर रहा है। तो यही अच्छी चीज होती है एक यंगस्टर्स के लिए कि जो मैनेजमेंट है वो लेकिन शायद support वजह ये करती भी है कि आज हमारा जो गुज़िश्ता रोज जो मैच हुआ था उसमें ओपन पाकिस्तान को अच्छा मिला था। यूजुअली ऐसा होता था कि पाकिस्तान के जो ओपनिंग बल्लेबाज होते हैं वो जल्दी आउट हो जाते हैं, तो वन डाउन जो भी आता है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाता है। कल पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिला तो इस वजह से हुसैन तलत को Definitely, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम, लेकिन चीज़- आसिफ अली को क्योंकि वो एक क्रूशल मोमेंट पर आए, वहां पे प्रेशर था, शायद उस तरह से कोप अप नहीं कर पाए वो। डेफिनेटली ये तो फर्क है। देखें एक चीज है, हुसैन तलत एज ए ऑलराउंडर है, राइट, वो बैट्समैन प्लस बॉलर। आसिफ जो है वो प्योर बैट्समैन है। एग्जैक्टली। तो एज ए बैट्समैन अगर टीम के अंदर कोई भी प्लेयर आता है तो उसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए। सही। उसके लिए ये गलत हो जाता है कि वो 6 नंबर या 7वें नंबर पे आया एंड देन उस टाइम पे प्रॉब्लम्स। लेकिन सही। हर दिन संडे नहीं होता और आपका डे नहीं होता, हर दिन आपका दिन आप नहीं शॉट होता। नहीं मार बिल्कुल, सकते। तो बिल्कुल वो सही। यही होता है कि उसने ट्राई तो किया लेकिन इनसाइड एज हो गया और बोल्ड हो गया वो। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एज ए बैट्समैन अगर आप टीम में आते हो तो आपको एक आपके नंबर पे आपको लेकिन चांस फिर मिलना भी चाहिए। आसिफ की स्प्रिट दिखती है, नजर आती है कि नहीं, स्प्रिट का तो वो मुजाहिरा कर रहे थे, वो उनकी बैड लक होगी उसके ऊपर, तो कुछ कह नहीं सकते। देखिए पाकिस्तान टीम में होता ही है कि आपकी 2 इनिंग खराब हो जाए ना तो आप पे प्रेशर आने लगता प्रेशर है। आने और हो सकता है कि बहुत से प्लेयर ऐसे हैं कि जिनको 1-1 2-2 सर, मैच ही बड़ी मिले, वो जबरदस्त परफॉर्म बात नहीं की कर आपने। सकते। यही बात मैं आपसे हाँ। करूंगी कि अभी जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, बिल्कुल हम जैसे कि हम शुरू से कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल टीम है। कभी भी कहीं भी कुछ भी गेम का जो है वो पासा पलट देती है। कभी कभी हम जीत रहे होते हैं, हार जाते हैं, और हार रहे होते हैं, हम जीत जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इतने कम स्कोर के ऊपर हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो सर यही जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है, जब अगर अगले मैच में खुदा ना ख्वास्ता अच्छी परफॉर्मेंस ना दे सके तो फिर हम कहते हैं जी इसको भी निकाल दें, उसको भी निकाल दें, ये भी नहीं ठीक खेला, ये क्या सिलसिला बहुत है जल्दबाज हमारे? हैं हम बहुत जल्दबाज। ये तो हमारी नेचर है। हाँ। एज ए कॉम भी हम कहना तो हम जी। बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं लोगों के बारे में, एक अपनी राय कायम कर लेते हैं। सही। लेकिन हम गिवन चांस नहीं देते कि लंबा थोड़ा सा रन मिले, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा चांस मिलना चाहिए। देखें जो भी पाकिस्तान टीम में आता है वो ऐसे नहीं आ जाता, उसके पीछे उसका बड़ी struggle बैकग्राउंड होती होता है, है। हाँ, बिल्कुल, वो सही। 1-2 मैचों के लिए नहीं आता, उसको आप थोड़ा सा रन दें। अब मैं आपको कुछ प्लेयर्स के नाम, अब जैसे राहुल द्रविड़ आउटस्टैंडिंग प्लेयर इंडिया का रहा है, पहले 11 मैचों में उसने कुछ नहीं किया,
लेकिन उसके बाद वो कितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर बना। इसी तरह सईद अनवर की मैं बात करता हूँ, पहले टेस्ट में सर मगर each innings zero। उनका जो इशू है ना, उनका ये कि अगर राहुल द्रविड़ 11 मैचेस में नहीं चले तो बाकी प्लेयर्स ने कम से कम बैटिंग करके मैच तो जिता दिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं, होता है कि अगर वो आपको एक ही के ऊपर वो भी इन्हिसार- मैचेस दिखाऊं ना अच्छा। अगेंस्ट पाकिस्तान, अच्छा, सो अच्छा। पाकिस्तान टीम ऑन द टॉप थी, अच्छा। उनके पैर कब कब आते थे बैट्समैनों के, Obviously, हमारे हाँ, हमारे बिल्कुल, बॉलर्स के आगे। हाँ। तो लेकिन आपको पता ये होना चाहिए कि आप एक रन तो थोड़ा सा तो दें उसको, थोड़ा सा तो दें। क्योंकि उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ऐसे नहीं एकदम बाहर कर देना बाहर चाहिए नहीं- एक दो बाहर मैचों नहीं के करना बाद। चाहिए, हाँ। आप रन दें, अगर नहीं करते तो फिर पता चल नहीं, जाता लेकिन है अभी आपको। तो मिकी आर्थर ने तो वाज़े तौर पे कहा है पीएसएल के बाद भी, और वो वक्तन फवक्तन कहते रहते हैं कि अब यंग ब्लड को मौका देना है, जो पुराने चले हुए कारतूस हैं अब उनकी बारी खत्म हो चुकी है, अब यंग ब्लड जो है उसे मौका देना है। जैसे कि हमने देखा इस्लामाबाद के ये 2 लड़के आ गए, हुसैन तलत और आसिफ अली एक पहला मैच था, वो अब आगे 2 मैचेस और भी हैं, तो यकीनन उनको बरकरार रखा जाएगा और वो रखना निकल के चाहिए। सामने आएंगे। बिल्कुल रखना चाहिए और अच्छी चीज़ है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी मुझे नज़र आ रही है इस सिलेक्शन कमेटी की, और एज ए कैप्टन सरफराज जिस तरह लीड कर रहा है टीम को। अगर आप देखें, अगर वहाँ पर 5 वनडे हार गए थे न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड प्रेशर हुआ, लेकिन उसके बाद कमबैक किया टीम ने, Comeback। T20 का हमने सीरीज जीती, इस वक्त हम नंबर 1 है T20 के अंदर, तो कंसिस्टेंसी नज़र आ रही है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कुछ प्लेयर्स को कंसिस्टेंसी से चांस मिल जाता है, लेकिन कुछ प्लेयर्स के लिए वो हो जाती है कि नहीं, कुछ को चांस नहीं बस मिल ये पाता। एक थोड़ी सी है। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, Discrimination नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। और जिसको आप लेकर आए टीम के अंदर, एक तो आप थॉरली चेक करके लाएं कि ये डिजर्व करता है पाकिस्तान टीम के Exactly, लिए, सही। क्योंकि देखिए स्टार लगना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है आपके लिए, कि हर आप किसी को भी स्टार नहीं उठा के दे सकते। Exactly। आपने जब अगर स्टार दिया है किसी को तो उसको फिर रन दें, उसकी एबिलिटी को शो होने जज दें। करने के लिए उसको जज थोड़ा सा करने दें, टाइम दे कि वो बिल्कुल। किस तरीके से हाँ, कंफर्ट जोन लेकिन में आके हमारे रन यहाँ करेगा। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ एक 2 मैचेस खेलने वाले प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं कि उन्होंने कैप तो ले ली है पाकिस्तान की, बट वो इतना सर्व नहीं कर सके पाकिस्तान को, सही। जबकि कैपेबल थे बहुत से प्लेयर्स। कैपेबल थे पहले से बिल्कुल उतनी सही। ज़्यादा उन पर जी, शायद बिल्कुल। मेहनत नहीं की गई बिल्कुल। सिलेक्शन, जैसे आपने कहा कि हाँ। अब शायद अब अच्छा पहले ये से कि बेहतर ट्रेंड आ रहा है कि लोगों को रन मिल रहा है, रन मिल रहा है। कंसिस्टेंसी से PSL मिल के रहा आने है। से बहुत ज्यादा फायदा हो गया, क्योंकि PSL के बारे में तो यही कहा जाता है कि जहां पर सेलिब्रेशन आ जाती है PSL के आते ही, वहीं हमें स्टार्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर से हमें टैलेंट भी मिलना शुरू हो जाता है कि जी क्या टैलेंट है और वो किस तरीके से टीम में शामिल भी हो सकते हैं। अच्छा, कल का जो मैच था बहुत ज़बरदस्त मैच रहा और ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने, और पाकिस्तानी टीम जो है उसकी खासियत यही है कि जो आप सोच रहे होते हैं ना उसके कुछ अगेंस्ट ही हो जाता है, और अगर अच्छा हो जाए तो हम लोग कहते हैं जी बहुत अच्छा हो गया, लेकिन अगर हमारी टीम लड़खड़ा जाए तो हमें बड़ा दुख होता है और फिर हम उनके ऊपर ढेर सारी तनकीद करते हैं। तो डिस्कशन जारी है क्रिकेट के हवाले से, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, पाक वेस्ट इंडीज सीरीज जारी है, कराची के अंदर रौनकें लगी हुई हैं, पूरा मुल्क इस वक्त खुशियां भी मना रहा है। महमूद हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं। सर, आज दोबारा मैच होने जा रहा है, आज क्या लगता है आपको पाकिस्तान जीत का सिलसिला बरकरार रखेगा आज? उम्मीद तो यही है, क्योंकि जिस तरह कॉन्फिडेंस है लड़कों को, परफॉर्मेंस जिस तरह कल दी है, तो आई थिंक वेस्ट इंडीज़ तो और नीचे चली गई होगी, उनका मोरल और नीचे गिरा होगा, क्योंकि यंगस्टर उनके पास भी हैं। अब जाहिर सी बात है, जिनके डेब्यू उनके कल जो हुए थे उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो प्रेशर और डेवलप हो। Right. थोड़ी सी मैं इस पे बात ये ज़रूर करूँगा कि क्योंकि वेस्ट इंडीज़ एक बिल्कुल अलग जगह है, और उसका जो टाइम जोन है वो बहुत डिफरेंस है, उन्हें 12 घंटे का फ़र्क आ जाता है, तो उनको ट्रैवल करके आना, आते ही विदाउट प्रैक्टिस आपने स्ट्रेट अवे क्रिकेट खेलनी है, तो आपको क्योंकि इतनी बड़ी फ्लाइट नजर करके सेठी जब आप साहब ने भी आते इस हैं बात का इजहार किया। तो आपके जो बॉडी होती है वो बिल्कुल एकदम स्टिफ हो जाई होती है, फिर आपको जब रेस्ट ना मिले, आपको ट्रेनिंग ना मिल पाए, तो फिर आप बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने कल टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का शायद इसीलिए फैसला किया, इतनी अच्छी कंडीशन के अंदर कि शायद यूज्ड टू हो जाए वो कल प्लेयर। कितना अमल दखल था? टॉस उसने मेरे अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर आप देखें तो टॉस जीत के उसको बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ही अच्छी पिच थी, बहुत अच्छी कंडीशन थी, तो आप जितने रन्स करेंगे अगेंस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और जेसन ने बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। आज मेरे ख्याल से अगर वो टॉस जीतते हैं तो वो शायद बैटिंग ही करेंगे, और पाकिस्तान तो टॉस जीत के बैटिंग ही करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट ज़रूर पाकिस्तान के अंदर आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है,
लेकिन थोड़ा सा ये है कि लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखना चाहते हैं रादर Right. के वो वन साइडेड क्रिकेट। वन साइडेड क्रिकेट के बाद अगर आप एक दो मैचों के बाद फिर आप लोगों का जो पैशन है ना वो देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता Down नीचे हो जाएगा। आना शुरू हो जाएगा। अगर PSL का फाइनल आप देखें तो पूरा क्राउड था, लेकिन कल में थोड़ा सा फर्क था। कल कल में थोड़ा सा 23,000 फर्क था। पीपल थे। आज देखते हैं क्योंकि क्रिकेट अच्छी होगी तो हर चीज अच्छी होगी। बिल्कुल, मैं- कांटेदार मुकाबले होंगे तो लोग एंजॉय बिल्कुल, करेंगे, बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव बिल्कुल। क्रिकेट होनी अगर चाहिए। PSL के मैचेस अच्छे हुए तो लोगों ने एंजॉय किया हाँ। उसको। तो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो कोई भी हो, हाँ। लोग कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखना चाहते हैं, सही। ऐसी वन साइडेड क्रिकेट आज के लिए क्या स्ट्रेटजी हमें इख्तियार करनी चाहिए? हमारी तो आई थिंक सेम टीम के साथ हमें जाना चाहिए और अगर चांस बने तो कोई एक आध आपका जो और यंगस्टर बैठा हुआ है वो क्या नाम है उसका जो अंडर 19 का प्लेयर है हमारा, उसको इंडक्ट कर सकते हैं हम क्योंकि ये ऐसी जगह है कि हम कल सरफराज ने ये कहा कि हम सीरीज जीतने पहले प्रेफर करें सीरीज जीतना, ठीक। उसके बाद तीसरा मैच पे हम चांस लेंगे। चांस लेकिन अगर खिलाना चाहें तो वो भी अच्छा बॉलर है आपका, कोई harmful नहीं होगा हाँ फिर वो। क्योंकि PSL सही। में उसने भी अच्छी कॉन्फिडेंस उसको भी आया हुआ, वर्ल्ड कप खेला हुआ अंडर 19 सही। क्योंकि अभी 2 मैचेस हैं बिल्कुल, और तो आप आज के चांस मैच ले में सकते रिस्क हैं। लिया जा चांस ले सकता है। और अगर मैं तो ये कहता हूं कि आपके पास और अगर यंगस्टर्स हैं तो आप अपने सीनियर्स को रेस्ट करा के उनको भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं कि क्योंकि फिर आपका बंच ऑफ प्लेयर ज्यादा हो सर फिर जाएगा। कहा जाएगा कि जी विनिंग कॉम्बिनेशन खराब कर दिया। नहीं बंच ऑफ प्लेयर होते हैं। देखें हर टीम यही करती है कि अपने लोगों को चांस देते हैं। Try ऑस्ट्रेलियंस करती ये है, करते try हैं, करती साउथ है। अफ्रीकन, इंग्लैंड कि अपने जो यंगस्टर हैं उनको लेकर आते हैं, फिर उनको आइडिया हो जाता है कि हमारे पास ये प्लेयर्स हैं। ये प्लेयर्स हैं। ये नहीं करते कि अगर किसी ने 50 भी कर दिया 100 भी कर दिया तो वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर की जगह पे नहीं आता, Right. वो फिर वापस दूसरे की बेंच पे जगह। आता है, वापस bench पे। वापस सीनियर प्लेयर आता है। लेकिन सही। आपको पता चल जाता है कि आपका कितना जो है बैकअप तैयार हुआ है, ये सारी चीजें। रिप्लेसमेंट जी, के हवाले से बिल्कुल। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अच्छा, वेस्ट इंडीज पहला मैच हार गई, आज दोबारा मैच होने जा रहा है, उनके लिए आप क्या तजवीज़ करेंगे, क्या स्ट्रेटजी में तब्दीली होनी चाहिए? अब वेस्ट इंडीज जाहिर सी बात है उनके पास अभी यंगस्टर्स ही हैं, उनको जो मेन प्लेयर है वो सैमुअल्स है जो सीनियर प्लेयर है, रामदीन आया है उनका, लेकिन उनकी जो फॉर्म है ना और जो कैप्टन है अगर हम उसकी पिछली परफॉर्मेंस भी हम देखें तो अभी जो जिम्बाब्वे में भी खेल के रहा है तो एक में 4 किया, एक में 0 किया। जब आपसे परफॉर्म नहीं हुआ होता तो आपको डेफिनेटली आप नीचे प्रेशर आते हो। खुद भी होता है। आपको फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, Time नेट्स चाहिए होते चाहिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपको फिर डेवलप करना पड़ता है। Right. तो बैक टू द बेसिक। लेकिन T20 क्रिकेट इतना फास्ट खेल है कि आप थोड़ा सा भी खुद स्लो होंगे तो टीम स्लो हो जाएगी। टीम slow तो हो यू नो जाएगी, आपको आपका ऑल द टाइम बैट को आपको निकालना पड़ता ठीक है। है। तो अगर ये फॉर्मेट डिफरेंट होता तो मैं कहता कि हाँ आप बेसिक पे आ जाओ, थोड़ा सा टाइम निकालो। ठीक है। लेकिन T20 क्रिकेट के लिए आपको यू शुड गो, आपको एक्सीलेटर पे पाँव रखना पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल आपको भी खुद जो है ना वो बिल्कुल। फास्ट खेलना जी पड़ेगा हाँ, ताकि आपकी टीम को बिल्कुल। भी ये मैसेज जाए कि जी अब फास्ट खेलना है। हाँ, बिल्कुल और भी थोड़ा time सा नहीं है। कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लाना पड़ेगा। फील्डिंग नॉट अप टू द मार्क थी कल। अगर हम वेस्ट इंडीज अच्छा। की देखें, ड्रॉप कैचेस, मिस फील्डिंग, अगर ये तो थोड़ा सा आपके हाथ में है। अगर आप कैचेस अच्छे करें, हाफ चांसेस अवेल करें, क्योंकि इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं है उनकी, तो बैक करना पड़ेगा फील्डर्स को। ठीक है, हर फील्ड Otherwise के तो अंदर ही जो है फिर ना वो जान problems लड़ानी आएंगी। पड़ेगी और Definitely। बिल्कुल काम करना पड़ेगा। महमूद हामिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे थे और पाकिस्तान टीम के हवाले से यही कहा जा सकता है कि विश यू बेस्ट ऑफ लक और हम चाहते हैं कि आप क्लीन स्वीप करें और जीत कर जो है पाकिस्तान का नाम बुलंद करें, क्योंकि हमारे मुल्क में जो सेलिब्रेशन का सिलसिला है हम चाहते हैं ये ऐसे ही जारी और सारी रहे। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग। Good morning आज। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो अब कुछ बात करेंगे हम पाकिस्तानी मूवीज़ के हवाले से। एक के बाद एक ज़बरदस्ती पाकिस्तानी मूवी आ रही है और हमारा जो सिनेमा है वो राइज कर रहा है। और इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फिल्म क्रिटिक कौकब जहां ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कौकब, सबसे पहले हम बात करेंगे मीठे की, यानी केक की। केक कैसा फिल्म था की, केक? केक बिल्कुल, फिल्म की कैसी कैसी थी? रही? केक फिल्म अच्छी फिल्म थी। हाँ। मतलब नॉट वेरी कमर्शियल जॉनरा आप इसको नहीं कह सकते कि, लेकिन ये एक बहुत अच्छी आर्ट मूवी जिसे हम कह सकते हैं वो बनी हुई थी। और मैसेज बड़ा इसके अंदर हमारी जो ज़िंदगियों की एक कहानी होती है उसको बड़ा उन्होंने आर्टिस्टिकली पेश किया था। तो इट्स अ गुड वॉच।
और बल्कि अगर किसी को शौक है तो वो दूसरी दफ़ा भी देख सकता है। सही। अच्छा, इसके जो जितने भी एक्टर्स थे, एक्टर और एक्ट्रेस, उन्होंने ये कहा था जो केक जो मूवी है वो इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का जो कल्चर है एक्चुअली हमने वही दिखाया और कहीं से किसी चीज़ की कोई कॉपी नहीं की गई है, ना हम बॉलीवुड से इंस्पायर हुए हैं ना हम हॉलीवुड से इंस्पायर हुए। बिल्कुल, ये बात सही है। देखिए स्टोरीज कहीं ना कहीं फिल्म्स, क्योंकि स्टोरीज तो एक ही है ना लाइफ की, तो वो कहीं ना कहीं मिल रही होती हैं। लेकिन इसके अंदर एक बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसके अंदर उन्होंने सिंध का कल्चर दिखाया। आमतौर पे हमारी जो फिल्म्स हैं जो बॉलीवुड थी या जिसको हम लॉलीवुड कहते थे, उसमें लाहौर एंड पंजाब वाज वेरी ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके अंदर सिंध का कल्चर दिखाया इन्होंने, सिंध के गाँव का। तो एक थोड़ी सी ये नॉवेल्टी आप इसको कह सकते हैं कि हमारी फिल्म्स के अंदर थी। तो अच्छा कौकब, ये बताएं कि आपने कहा कि थोड़ा सा जॉनरा उस तरह का नहीं है और एक कमर्शियल फिल्म जैसे आमतौर पे अब एक फॉर्मेट चल पड़ा था कि वो धूम धड़के वाली फिल्में होंगी और वो बिजनेस भी कर जाती थी। अब केक आपने देखी है तो आपको क्या लगता है ये उस तरह से बिजनेस कर पाएगी क्योंकि ऑडियंस उसकी फिर उस तरह से नहीं है? देखिए वी नीड टाइम फॉर दिस कि हमारे ऑडियंस की हमारी फिल्म्स ही बन रही थी, फिल्म्स आई हैं तो उसमें हर तरह के डायरेक्टर्स हैं जो है वो आपको हर एक को चांस देना है ना कि वो आए अपनी फिल्म बनाए। तो उसमें टाइम लगेगा ऑडियंस का मिजाज बनाने में कि इस तरह की फिल्म देखने क्योंकि सब्जेक्टिव मूवीज आपको पता है कि हमेशा से उतना ज्यादा दुनिया भर में कहीं लेकिन बिजनेस नहीं कर जो पाते। हमारी ऑडियंस है, जो हम सारे हैं ना, वो पाकिस्तान में अगर कोई भी प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको देखें और हमारे लोग अप्रिशिएट ही करते हैं। अगर वो आर्टिस्टिक मूवी बना रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुडी गुडी पैकेजेस डाल रहे हैं उसके अंदर, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग देखना चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो क्या है। और पाकिस्तानी प्रोडक्ट से मुझे याद आया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो भी हुआ है और ज़बरदस्त किस्म का हुआ है और उसका जो बातें हैं वो इंटरनेशनली भी अब की जा रही हैं। आप भी गई थी उसकी इनॉग्रेशन में, कुछ बताएं वहाँ क्या सूरत हाल थी ओवरऑल? बिल्कुल, मतलब ये मैं समझती हूँ अच्छा इनिशिएटिव है। इससे जैसे एक ज़माने में कारा हुआ करता था तो वो बिल्कुल बंद हो गया, अब दोबारा से ये शुरू हुआ और उससे बड़े लेवल पे, उससे बड़े पैमाने पर हुआ है। उसके अंदर इंटरनेशनल बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे, मूवीज़ की स्क्रीनिंग की गई पाकिस्तान के अलावा, उसमें इंडिया था, उसके अंदर टर्किश, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड रशिया, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ थे जिन्होंने आके अपनी मूवीज़ लगाई और फेस्टिवल में दिखाई गई और फिर आखिर में अवार्ड्स भी। ठीक, कौकब इस हवाले से, इस फेस्टिवल के हवाले से मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इसी फेस्टिवल के हवाले से आपको जो है ये पैकेज दिखाते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शरियार साजिद जिन्होंने भारतीय फिल्म डायरेक्टर से बात की है और साथ साथ जो है आपको ये पैकेज भी दिखाएंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 4 रोज बाद इख्तिताम पजीर हो गया। कराची का तारीखी मुकाम फेरियर हॉल फिल्मी सितारों से खूब चमका। भारतीय अदाकार, स्क्रिप्ट राइटर विनय पाठक ने फेस्टिवल को पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए मस्बत करार दिया। पाकिस्तानी अदाकार अली जफर, माहिरा खान, आमना शेख, सनम सईद, सोनिया और मीरा समेत मुतअद्दिद दीगर सितारों का झुरमुट नजर आया। तवील अरसे की कशीदगी के बावजूद भारतीय और पाकिस्तानी फनकार पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक छत के नीचे जमा हुए। पहली मर्तबा पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड से आने वाले 22 फनकारों ने सबके दिल जीत लिए। तो फिल्म फेस्टिवल के हवाले से पैकेज आपने देखा। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शहरियार साजिद ने भी बात की है भारतीय अदाकार से। उन्होंने क्या बात की है, आइए वो सुनते हैं। मेरे साथ भारतीय अदाकार ऑनर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि इनका पाकिस्तान आना कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, आप पाकिस्तान आए, कराची आए, पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है, तो कैसा लगा आपको और ख़ास तौर पे पाकिस्तान आना? मुझे बहुत खुशी हो रही है, स्पेशली क्योंकि ये मेरा पहली बार नहीं है, मेरा 3rd टाइम है। लास्ट में 2014 में सिंध फेस्टिवल में आया था, लेकिन तब से इंतज़ार कर रहा था कब मौका मिले दोबारा आने के लिए। और जब मुझे इनविटेशन मिला पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे मेरा फ़िल्म दिखाने के लिए कुछ भी अल्फाज, मैं इमीडिएटली हाँ बोला क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यहाँ फ़िल्म दिखाएंगे फेस्टिवल पे। और मुझे लगता है कि हम लोग जितना भी एक साथ मिले, जितना भी एक साथ एक दूसरे के साथ फेस्टिवल्स हो, कोई भी मौका हो मिले, एक्सचेंज हो, कि ज़्यादा मोहब्बत बढ़ेगा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। एंड मुझे लगता है कि आम तौर पे सब वही चाहते हैं, यू नो। ऑनर, आप समझते हैं कि एक आर्टिस्ट जो होता है वो मोहब्बत लेकर आता है और मोहब्बत लेकर जाता है। आप भारत से यहाँ पर आए हैं तो आप समझते हैं यहाँ पे आप मोहब्बत बांटने के लिए और यहाँ से मोहब्बत लेके जाएंगे भारत? एब्सोल्युटली, मुझे हमेशा जितने बार यहाँ आया है मैं हमेशा
किसी को भी बोलता हूँ कि मैं दुनिया की बहुत जगह मेरा फिल्म फेस्टिवल पे जाता है, लेकिन मुझे जो प्यार मोहब्बत कराची में मिलता है, स्पेशली कराची में, लाहौर में भी गया, लेकिन जितना प्यार यहाँ मिला और कहीं शायद नहीं मिला। और मुझे हमेशा ढूंढते रहता हूँ मौका कैसे मैं आर्टिस्ट लोगों के साथ काम करूँगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है हम एक ही कल्चर है, एक ही ज़बान है, और द मोर वी एक्सचेंज among ourselves कि हम सबके लिए ये अच्छा होगा, it will be good for both our, it's not just Pakistan film industry, हमारे लिए भी अच्छा होगा क्योंकि यहाँ के टैलेंट बहुत अच्छा है, हमारे टैलेंट भी अच्छा है, और जितना एक्सचेंज होगा we both grow together much better, stronger। दुनिया में आजकल जो भी हो रहा है, जहाँ पे भी ना, मोहब्बत ज़रूरत है ज़्यादा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑनर के भी यही कहना है कि मोहब्बत का सफ़ीर होता है एक आर्टिस्ट, और मोहब्बत लेकर हम यहाँ पर आए और मोहब्बत लेकर यहाँ से वापस जाएंगे बाहर। ठीक है जी, शहरियार साजिद जो है वो हमें बता रहे थे कि क्या जज्बात हैं भारत से आए हुए लोगों की। और अब हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो है कौकब है, और कौकब खुद भी शरीक थी इस फेस्टिवल में, इनाग्रेशन में गई थी। कौकब ये बताएं, जो लोग सरहद पार से आए थे, भारत से आए थे, उनका क्या कहना था हमारी जो अब नई आने वाली फिल्म्स आ रही हैं, जो अपकमिंग पाकिस्तान के अंदर मूवीज़ हैं और काम हो रहा है? नहीं, वो लोग वाकई अप्रिशिएट कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उन लोगों ने ये ख्वाहिश का भी इजहार किया कि हम लोग जिस तरह से मूवीज़ एक कोलैबोरेटेड बनना शुरू हुई थी कि वहाँ के लोग हमारे यहाँ आ रहे थे और हमारे लोग वहाँ जा रहे थे, तो उन सब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ठीक है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये काम भी होना चाहिए, आर्टिस्ट को नहीं रोकना चाहिए अपने काम से। ठीक, तो वो इस चीज़ के लिए भी ख्वाहिशमंद थे और अप्रिशिएट भी कर रहे थे। मूवीज़ के हवाले से पॉजिटिव थे जो पाकिस्तान में जो मूवीज़ आ रही हैं? हाँ, उसके हवाले में देखिए वो तो भी सबका ये ख्याल है कि हम दोबारा से बन रहे हैं, दोबारा से बन रहे हैं, तो वो उसके अंदर अच्छी बुरी चीज़ें हर तरह की आ रही हैं, तो वो मतलब अप्रिशिएट करने का मकसद यही होता है कि मतलब आप इस चीज़ को मजीद बेहतर से अच्छा, बेहतर यहाँ पर हमारी फिल्म इंडस्ट्री अब दोबारा से हम बन रहे हैं, राइज कर रहे हैं, दोबारा से जो है वो एक एक करके मूवीज आ रही हैं। वहीं अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, हमारी सिनेमेटिक हिस्ट्री है जिसके अंदर हमारे बड़े बड़े एक्टर गुजरे हैं जिन्होंने कई मुल्कों में जाके हमारे मुल्क का नाम रोशन किया है। वहीं जो मिड एरा की जो एक्ट्रेस हैं, जिनमें आप मीरा ले लें, रेशम ले लें, ये तमाम लोग जो हैं, रेशम तो चले ड्रामों में आ गई हैं, लेकिन अगर मीरा की पर्सनैलिटी के हवाले से हम बात करें तो डेफिनेटली आप जर्नलिस्ट हैं, आप उनको ज़्यादा बेहतर तौर से जानती होंगी, आपने इंटरव्यूज़ भी किए होंगे। अब भी उनकी यही सोच है कि वो दोबारा स्क्रीन पर आएंगी और दोबारा वही हीरोइन जो है वो उसका कैरेक्टर प्ले करेंगी। व्हाट डू यू थिंक कि अब उनको वापस आना चाहिए स्क्रीन लाइफ में? मैं एक बात बताऊं, जो एक्टर होता है ना, उसकी ख्वाहिश ये होती है वो मतलब किसी भी स्टेज पे आ जाए एज के कि वो मेन लीड हो। अगर वो एक ज़माने में सुपरस्टार था तो वो चाहता है कि वो रहे, लेकिन बाय मतलब आप कि एज के साथ आपके जो करेक्टर्स होते हैं ना वो चेंज होते हैं। तो अगर हम समझते हैं कि मीरा और रीमा हमारी बड़ी एक्ट्रेस थी, तो हमारे जो राइटर्स हैं उनके लिए रोल लिख सकते हैं उनकी जो एक्सपीरियंस और एज के हिसाब से। लेकिन कौकब, ये हमारे यहाँ एक रुझान ये भी तो है कि आप जब बहुत ज़्यादा फेम के ऊपर एक वक्त गुजार चुके होते हैं, फिर आप थोड़ा सा नीचे नहीं आ पाते। अब अगर ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, अगर ये वापस आके लीडिंग रोल इनको नहीं मिलता, तो क्या इनके लिए इतना आसान होगा वो रोल्स करना? नहीं, मतलब मैं लीड की ही बात कर रही हूँ। मतलब अगर आप इंडिया के अंदर देखिए, अमिताभ बच्चन के लिए फिल्म लिखी जाती हैं इस एज में भी, तो वो तो आपके एक्टर के ऊपर बात है कि आप चाहते हैं कि वो ठीक है वो उस तरह से नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन ये कि आप उनके लिए रोल लिख सकते हैं। हॉलीवुड के अंदर आप 65 साल की अदाकारा के लिए एक रोल लिख सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आप, लेकिन ये चीज़ हमारी इंडस्ट्री में अभी इवॉल्व होना शुरू हो रही है मेरा ख्याल से, क्योंकि पहले जो एक डाउनफॉल आया, हाँ, बिल्कुल, जैसे सबा ने बताया, आप भी यही बात कह रही हैं कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में तो ये चीज़ चलती है कि एक्टर के हिसाब से, फनकार के हिसाब से रोल डेवलप किए जाते हैं। हमारे यहाँ, हमारे सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ आप क्या समझती हैं कि किस हद तक है? हमारे यहाँ ये चीज़ कभी थी नहीं, और अब हम क्योंकि अब रिवाइव कर रहे हैं और हम न्यू सिनेमा के साथ, मतलब जो नया एक ट्रेंड है उसके साथ रिवाइव कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमें ये चीज़ करनी चाहिए। हमें अपने सिर्फ एक्टर्स को इसलिए नहीं ज़ाया कर देना चाहिए कि दे आर एजिंग या वो बड़े हो गए। अगर इफ़ दे आर गुड एक्टर्स तो हमें इनको उनके हिसाब से भी हमें कैरेक्टर लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि स्क्रिप्ट आप लिख लेते हैं, आपके जहन में जो है वो जो रीसेंट जो एक्ट्रेस होती हैं वो होते हैं या वो एक्टर होते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं। लेकिन बाकी जितने आपके सीनियर्स होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, उनके पास कोई कैरेक्टर ही नहीं होता, या तो उसके अंदर वो फादर का रोल कर रहे होते हैं या फिर वो मदर का रोल कर रही होती हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए भी अगर कोई क्रिएटिव स्टोरी कोई लिखने वाला हो, रोल भी वो कर लें, लेकिन अगर आप उनके लिए एक लीड लिखना चाह रहे हैं तो
आप लिख सकते लिख हैं। सकते अच्छा हैं। कौकब, एक बात ये बताइएगा, मैंने पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है इसमें खास तौर पे ये बात बहुत देखी है, और फिल्म इंडस्ट्री में भी ये मैंने बचपन में देखी थी कि कुछ जो फनकार होते हैं वो जब आना शुरू होते हैं तो फिर वही फनकार हर फिल्म में आ रहे होते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे यहाँ फनकारों की काल पड़ जाती है कि एक ही फनकार को बार बार एक के बाद एक फिल्म में कास्ट किया जाता है? देखिए ये तो डायरेक्टर्स का और प्रोड्यूसर्स का और जो फिर है वही ना, फनकार एक ही हाँ। तरह के रोल्स भी कर रहा होता है। अब ये तो वही बात है ना कि ठीक है, अब जब कौकब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो डायरेक्टर है उनके वाले से उनकी चॉइस होती है, या जो कुछ लोगों ट्रस्ट की का लेवल होता ट्रस्ट है, होता कुछ हाँ। को ये होता है कि नए लोग लेंगे तो पता नहीं फिर क्या तरह हो, से पब्लिक काम का कर रिस्पॉन्स सकें, क्या नहीं है। कर सकें। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर और राइटर अपनी स्टोरी के बारे में अगर कॉन्फिडेंट है, पुरएतमाद है, तो हाँ। वो किसी भी अच्छे एक्टर को लेके काम सही। कर अच्छा, जो करंट हमारी एक्ट्रेस हैं और एक्टर हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि किसके अंदर स्पार्क है? इतनी सारी मूवीज़ आई हैं, मुख्तलिफ एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस ने काम किया है, क्या लगता है कि नहीं अगर अब कोई बेस्ट एक्ट्रेस है, यानी कि अब कोई आगे बढ़ेगा किसी का करियर, तो इस मूवी से इस बंदी का बढ़ेगा या ये हीरो जो है अब आगे जाने वाला है? क्या लगता है? देखिए मुझे तो अच्छी फिल्म जो होती है ना, उससे आप खुद ब खुद जो है वो एक्टर और एक्ट्रेस जो भी है आपका वो निकल कर आ जाते हैं। ठीक। अच्छी डायरेक्शन है, अच्छी कहानी है, तो वो एक्टर खुद ब खुद नहीं, एक होता है enhance हो ना जाए। कौकब के आप, क्योंकि जब फिल्म देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, तो आपको पता होता है कि यार ये जो एक्ट्रेस है, लाइक नीलम मुनीर है, इसने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है, इसकी तो अगली 3-4 फिल्म्स पक्की। देखिए तो नीलम, हाँ। अगर आप ये बात करें तो हाँ। नीलम बहुत अच्छी आई है स्क्रीन पे, मतलब वो जो एक फिल्म हाँ। एक्ट्रेस वाला जो उनका पर्सोना किसी है वो ग्लैमर ही screen नहीं पे- दिया, इन्होंने टैलेंट उन्होंने भी इसके ग्लैमर अंदर भी दिया है, इन्होंने एक्टिंग भी, एवरीथिंग। अब ये डायरेक्टर्स को सोचना है आगे कि वो हाँ। नीलम को लें और उनको वो करें। सही। लेकिन आगे। अच्छा कौकब, ये बात भी देखने में आ रही है कि अब जो फिल्म बन रही है, एक तो खास फॉर्मेट के मुताबिक बने जा रही हैं कि उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, और दूसरा स्टोरी के अंदर कुछ डायनामिक नई नज़र नहीं आ रही हैं। वही एक घिसी पिटी स्टोरी को दोबारा से बना के नए चेहरों के साथ बना देते हैं। तो इस हवाले से कितना काम करने की ज़रूरत है सिनेमा इंडस्ट्री को? बहुत काम, हमें स्टोरीज पे बहुत काम करना है अभी। मतलब हमें सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ मसला है वो अच्छी कहानी का है। लोग अच्छी कहानी ले भी आते हैं, अच्छा आइडिया, तो वो उनको फिल्म लिखनी नहीं आती। लिखने नहीं तो ये एक मैं तो कहती हूँ हमारे जो राइटर्स हैं उनकी टेक्निकल ट्रेनिंग होनी चाहिए फिल्म लिखने के लिए, ताकि उनको सही। पता चले फिल्म एक साइंस, साइंस। फिल्म राइटिंग इज एक पूरी एक आर्ट और साइंस आप मिलाकर कह लें कि उस तरह लिखेंगे आप तो आपकी फिल्म स्क्रीन पे अच्छी आएगी। ठीक, फिल्म स्क्रीन पे अच्छी आएगी। बहुत शुक्रिया कौकब, जहां मूवी क्रिटिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो बात कर रही हैं पाकिस्तानी मूवीज़ के हवाले से, और हम सब भी जो है ना वो यही बात कर रहे थे इस वक्त कि जी पाकिस्तानी मूवीज़ जो है जैसे जैसे राइज़ कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे स्क्रिप्ट पे काम करना है और बहुत सारा काम है जो हमें प्रोडक्शन के अंदर भी करना है। तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम यही कह सकते हैं कि बहुत सारी बेस्ट विशेज़, ऐसे ही अच्छी फिल्म आती रहें और हिट होती रहें। तो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।